चलो भैया मेरे, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे 12th क्लास की, जिसमें हम सबसे पहला चैप्टर रिएक्शन मैकेनिज्म लेंगे। देखो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और क्लियर कर दें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके मन में ये डाउट होगा कि सर हमने 11th के कुछ चैप्टर्स या फिर कुछ टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज नहीं किया है या फिर हमने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रखी है। तो आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं कोई दिक्कत आने वाली है। आप एक एक लेक्चर को प्रॉपरली बिल्कुल कायदे से सीखें और जो बताया जाए उसको कायदे से समझेंगे तो निश्चिंत रहिए, आप स्टार्ट करिए पढ़ना और बिल्कुल आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। देखो, हम 3 जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं, जिसमें पहली रिएक्शन है A + B से C + D बन रहा है। दूसरी रिएक्शन है R से Q बनाया जा रहा है। तीसरी रिएक्शन में A से B बनाया जा रहा है। अब आप लोगों के मन में एज ए स्टूडेंट भाई मेरे ये डाउट आ रहा होगा कि सर ये रिएक्शन मैकेनिज्म है क्या, आखिर हम रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे, क्या समझेंगे। तो भैया जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें ऑर्गेनिक रिएक्शंस का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं इन्हीं की मैकेनिज्म के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है, डिस्कस करना है। अब बात यह आ रही है कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है। तो भैया रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब होता है कि कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होकर प्रोडक्ट तक कैसे पहुंचती है उसी के बारे में हम स्टडी करते हैं। मतलब कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक रिएक्शन को पहुंचने में इन बिटवीन क्या क्या हुआ, इसी के बारे में हम रिएक्शन मैकेनिज्म में सीखेंगे। या ये भी कह सकते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक की जो जर्नी होती है, इस जर्नी में क्या क्या होना है या क्या क्या होता है, ये सब हम पूरा यहाँ पर सीखेंगे। अब जैसे इस चैप्टर में इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें हम स्टार्टिंग में इस जर्नी के बारे में सीखेंगे कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक की जर्नी है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। दूसरा होगा कि जिसमें हम इन पर बेस्ड जितनी भी रिएक्शंस होंगी ऑर्गेनिक की, उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू उनकी प्रॉब्लम्स सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक चीज और, जैसे जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन भाई मेरे होती हैं, इनको हम अपनी डेली लाइफ से भी सीख सकते हैं। जो हमारी रूटीन में चीजें होती हैं वैसे ही ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं। अब जैसे एज ए स्टूडेंट अगर आपकी दिनचर्या देखी जाए तो क्या होती है कि आप सुबह बढ़िया उठते हैं, नहा वहा के रेडी हो जाते हैं, फिर उसके बाद आप करते क्या हैं कि भाई नहा करके मान लो आप प्लेटिनम केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट आते हैं पढ़ने। तो भाई मेरे, हर एक स्टूडेंट का घर से निकल करके प्लेटिनम केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट पहुंचने का जो प्रोसेस होगा वो सबका एक जैसा नहीं होता है। तो ऐसे ही जो रिएक्शंस होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इसमें भी हर एक रिएक्शंस का रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक पहुंचने का जो प्रोसेस होता है वो सेम नहीं होता। अब जैसे अगर आप एक स्टूडेंट ऐसा है जो बहुत संस्कारी है, तो भैया होगा क्या, अगर बहुत संस्कारी है तो वो क्या करेगा, घर से निकला, घर है हमारी इनिशियल पोजीशन, घर से निकला, घर है हमारी इनिशियल पोजीशन, और इनिशियल पोजीशन को ही हम बोल दे रहे हैं रिएक्टेंट। मतलब ये जो रिएक्टेंट है ये हमारी इनिशियल पोजीशन है।
तो ये हमारा घर हो गया। और हमें पहुंचना कहाँ है? घर से निकल करके पहुंचना है प्लेटिनम केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट। तो वो हमारी फाइनल पोजीशन है। और फाइनल पोजीशन यानी कि वो आप समझ ले वो प्रोडक्ट है। तो ये है हमारा फाइनल पोजीशन। ऐसे ही इसमें भी ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। अब जो स्टूडेंट बहुत संस्कारी था उसने क्या किया, घर से निकला, एक ही स्टेप में सीधे डायरेक्ट आकर के फाइनल पोजीशन पर रुका। मतलब एक ऐसी रिएक्शन जो रिएक्टेंट से स्टार्ट होकर सीधे प्रोडक्ट पर आकर के रुकी, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे ही एक दूसरा स्टूडेंट है जो भैया थोड़ा अलग टाइप का है। तो अगर अलग टाइप का है तो हम ये कह रहे हैं कि वो घर से निकला तो, लेकिन वो डायरेक्ट प्लेटिनम केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट नहीं पहुंचा। मतलब वो बीच में कहीं स्टे किया। हालांकि ये है उसका घर, ये है प्लेटिनम केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट, ये है इसका डेस्टिनेशन जहां इसको पहुंचना है, लेकिन ये यहां से चल करके डायरेक्ट यहां नहीं पहुंचा। ये यहां से चला अपने घर से और एक जगह कहीं स्टे किया। और ये जो स्टे किया है ये इसका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। यानी कि अभी इसको यहां पहुंचना है तो ये रुक करके थोड़ी देर फिर उसके बाद यहां पहुंचा। तो यानी कि इनिशियल पोजीशन यानी घर से यहां तक पहुंचने में वो एक जगह पर ठहरा। तो यानी कि ये 2 स्टेप में यहां तक पहुंचा। अब भाई मेरे ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो 3 स्टेप में आकर के प्लेटिनम केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट पहुंचे। मतलब घर से चला, एक जगह स्टे किया, और फिर जहां से स्टे किया फिर थोड़ी दूर चल करके कहीं और जाकर के रुका, और फिर उसके बाद जाकर के प्लेटिनम केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट पहुंचा। तो अगर आप यहां पर अब दिमाग में आप ये मत सोचें कि भाई मेरे वो स्टे क्यों किया, ये उसका पर्सनल मैटर है, उस पर हमें कोई जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, स्टे किया ये बात पता है। तो ऐसे ही मल्टी स्टेप्स में हम अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसे ही भाई मेरे ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं। कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो भाई मेरे रिएक्टेंट से स्टार्ट होकर के सीधा प्रोडक्ट पर आकर के रुकती हैं, मतलब 1 स्टेप रिएक्शन। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो, अच्छा एक चीज और, जैसे अगर आप ध्यान दें कि जब कोई स्टूडेंट घर से निकला और एक बार स्टे किया फिर उसके बाद वो प्लेटिनम पहुंचा, तो अगर आप ध्यान दें प्लेटिनम पहुंचने से पहले और घर से निकलने के बाद ये जो इंटरमीडिएट पोजीशन है, अगर आप ध्यान दें प्लेटिनम केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट पहुंचने से पहले और घर से निकलने के बाद ये जो पोजीशन है इसी को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट पोजीशन। इंटरमीडिएट का मतलब ही होता है भैया इन बिटवीन, मतलब फाइनल और इनिशियल के बीच में जो हुआ वही तो है इंटरमीडिएट। तो ऐसे ही अब स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं उसी को हम समझते हैं। अब जैसे पहला केस है कि ये थी इनिशियल पोजीशन और ये थी फाइनल पोजीशन, मतलब ये हमारा रिएक्टेंट था, ये हमारा प्रोडक्ट था। हम ये कह रहे हैं कि ये रिएक्शन रिएक्टेंट से स्टार्ट होकर के सीधा आकर के प्रोडक्ट पर रुकी। तो भैया अगर सीधा आकर के प्रोडक्ट पर रुकी है तो इसका मतलब ये जो है इट इज 1 स्टेप रिएक्शन।
वन स्टेप रिएक्शन। ऐसे ही हम दूसरा केस ले रहे हैं कि एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, वो बीच में कहीं स्टे कर रहा है। तो बीच में कहीं स्टे किया, फिर उसके बाद ये जाकर के प्रोडक्ट पे पहुंचा। तो ये जो पोजीशन है इसी को हम बोलेंगे इंटरमीडिएट पोजीशन। अब तो ये रिएक्शन देखा जाए तो भाई मेरे कितने स्टेप में कंप्लीट हुई है। रिएक्टेंट से पहले इंटरमीडिएट पोजीशन पर गया, फिर इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट पर गया। तो अगर देखा जाए तो ये इट इज 2 स्टेप रिएक्शन। ऐसे ही अगर हम ये ले लें तो ये मान लो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो पहले रिएक्टेंट एक जगह पर स्टे किया और स्टे करने के बाद फिर एक जगह और स्टे किया, फिर उसके बाद ये यहां पर आकर के पहुंचा। तो यहां पर इंटरमीडिएट पोजीशन कितनी बन गई अगर आप ध्यान दें तो भाई मेरे 2 इंटरमीडिएट पोजीशन है। एक इंटरमीडिएट पोजीशन 1 हो गई और एक इंटरमीडिएट पोजीशन 2 हो गई। तो ये जो है इट इज 3 स्टेप रिएक्शन। तो ये 3 स्टेप रिएक्शन हो गई। अब एक चीज और, जैसे इन रिएक्शंस को अगर आप थोड़ा सा और गहराई से समझें तो एक चीज और, जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो भैया कोई भी केमिकल रिएक्शन होते वक्त वहां पर बॉन्ड की ब्रेकिंग भी होती है और बॉन्ड फॉर्मेशन भी होती है। बिना बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन के कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती। अच्छा एक बात बताओ जरा सोच करके, अगर कोई एक ऐसी रिएक्शन है जो 1 स्टेप में होती है और भाई मेरे 1 स्टेप में होती है और बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एसेंशियल कंडीशन है रिएक्शन को होने के लिए, तो एक बात अगर आप सोच करके देखें कि कब बॉन्ड बना होगा और कब बॉन्ड टूटा होगा उस 1 स्टेप रिएक्शंस में, तो भाई मेरे आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा। अरे एक ही स्टेप में अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होना है और बॉन्ड ब्रेकिंग होनी है तो बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना ये साइमल्टेनियस हो रहा होगा। आप जरा सोच करके देखेंगे तो खुद ही आप समझेंगे कि भाई एक ही स्टेप की रिएक्शन है और उसमें बॉन्ड टूटना भी है बनना भी है। तो यार ऐसा तो होगा नहीं कि पहले बॉन्ड टूट जाए बाद में बॉन्ड बने, तो 2 स्टेप हो गया। तो होगा क्या कि बॉन्ड टूट भी रहा होगा और बन भी रहा होगा 1 स्टेप रिएक्शन में हमेशा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर 1 स्टेप रिएक्शन है तो बॉन्ड, या सीधे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व साइमल्टेनियस। यहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियस इन्वॉल्व होगा। हाँ एक चीज और भाई मेरे, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो वहां पर कार्बन एटम भी होगा। तो अगर कार्बन एटम होगा और ये आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो जैसे ये कार्बन है इससे 4 बॉन्ड 1 2 3 4। तो कार्बन से जो 4 बॉन्ड बने हैं इनमें से कोई एक बॉन्ड टूट रहा होगा और एक बॉन्ड बन रहा होगा अगर 1 स्टेप की रिएक्शन हो रही है तो एक बात जरा सोच करके बताएं आप लोग कि भाई मेरे कार्बन से एक बॉन्ड टूट रहा होगा और एक बॉन्ड बन रहा होगा। बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड बन रहा है। अब एक बात जरा सोच करके देखो, बॉन्ड टूटा नहीं है पूरा और ना बॉन्ड पूरा बना है। इसका मतलब ये है कि ये बॉन्ड अभी भी कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये वाला बॉन्ड जो कार्बन से बन रहा है ये अभी पूरा बना नहीं है लेकिन जुड़ा तो है ही है। तो अगर आप देखेंगे तो कार्बन 5 वैलेंसी शो कर रहा होगा इस केस में।
और भैया अगर 5 वैलेंसी शो कर रहा होगा तो यानी हम बोलेंगे कार्बन पेंटावैलेंट होगा। अब बात यह आएगी कि कार्बन पेंटावैलेंट कहां होगा। तो कार्बन पेंटावैलेंट रिएक्टेंट में नहीं होगा, प्रोडक्ट में नहीं होगा। कार्बन पेंटावैलेंट होगा जब रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में ट्रांजिशन हो रहा होगा, उस वक्त वो कार्बन पेंटावैलेंट होगा। रिएक्टेंट में कार्बन पेंटावैलेंट नहीं होगा, प्रोडक्ट में कार्बन पेंटावैलेंट नहीं होगा। जब रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में ट्रांजिशन हो रहा होगा, मतलब वो कन्वर्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा, उस पोजीशन में कार्बन पेंटावैलेंट दिखेगा। इनिशियली कार्बन टेट्रावैलेंट रहेगा, फाइनल भी टेट्रावैलेंट रहेगा, लेकिन वो जो ट्रांजिशन स्टेट है वहां पर वो कार्बन पेंटावैलेंट होगा। अब तो कोई अगर आपसे पूछे कि वन स्टेप रिएक्शन में कार्बन पेंटावैलेंट भाई मेरे कहां होता है, तो ध्यान रखना कार्बन पेंटावैलेंट होता है इन ट्रांजिशन स्टेट। तो तीसरी बात वन स्टेप रिएक्शन में आएगी कि कार्बन इज पेंटावैलेंट। ध्यान रखना पेंटावैलेंट कहां मिलेगा, ट्रांजिशन स्टेट में मिलेगा, ट्रांजिशन स्टेट। अच्छा एक चीज और, किसी के दिमाग में आ रहा होगा ये ट्रांजिशन स्टेट क्या है, तो ट्रांजिशन स्टेट को अभी हम थोड़ी देर बाद बता रहे हैं। एक चीज और समझो कि जैसे थोड़ा ये दूसरी वाली जो स्टेप रिएक्शन है इसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। जैसे अगर आप ध्यान दें तो भाई मेरी ये 2 स्टेप रिएक्शन है, और एक चीज और, इस केस में अगर ध्यान दोगे तो भैया रिएक्शन स्टार्ट हुई रिएक्टेंट से, वो प्रोडक्ट पर ही आकर के रुकी है, तो बीच में स्टे नहीं की है। अगर स्टे नहीं की है इसका मतलब यहां पर कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, नो इंटरमीडिएट फॉर्म। रिएक्शन प्रोसीड ओनली बाय ट्रांजिशन स्टेट, ये भी बात ध्यान रखना। अब आते हैं सेकेंड वाली रिएक्शन पे, थोड़ा समझना कि जैसे ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट पहले इस पोजीशन पे आके स्टे किया, फिर उसके बाद अच्छा एक चीज और, जब ये इसमें जाएगा तो ये कुछ नया दिखेगा, और ऐसे ही इससे जब ये यहां पहुंचेगा तो ये भी कुछ नया दिखेगा। अब होता क्या है, अब इसमें पहला स्टेप अगर आप देखेंगे तो रिएक्टेंट का इंटरमीडिएट में ट्रांजिशन हुआ। तो पहला स्टेप क्या है, रिएक्टेंट का इंटरमीडिएट में ट्रांजिशन, और दूसरा स्टेप क्या है, इंटरमीडिएट का प्रोडक्ट में ट्रांजिशन। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर कितना ट्रांजिशन हुआ है, 1 2, तो इसलिए रिएक्टेंट का जो इंटरमीडिएट में ट्रांजिशन हुआ है इसको हम बोलेंगे TS1, और हम इसको बोल दे रहे हैं TS2। ऐसे ही अगर आप तीसरी रिएक्शन में देखें तो तीसरी रिएक्शन में पहला ट्रांजिशन बोलो भाई क्या है, रिएक्टेंट का इंटरमीडिएट 1 में कन्वर्जन, और दूसरा ट्रांजिशन क्या है, इंटरमीडिएट का इंटरमीडिएट 2 में कन्वर्जन, और तीसरा ट्रांजिशन क्या है, इंटरमीडिएट 2 का प्रोडक्ट में कन्वर्जन। तो अगर देखा जाए तो यहां पर कितनी बार ट्रांजिशन हुआ है, 1 2 3। तो इसको आप थोड़ी देर के लिए बोल दें TS1, इसको आप बोल दें TS2, और इसको आप बोल दें TS3। एक चीज और, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा हो या आप लोगों के मन में यह आ रहा होगा कि सर कोई भी रिएक्शन है तो क्या वो ट्रांजिशन स्टेट के बिना पॉसिबल है। अरे भाई मेरे, ट्रांजिशन स्टेट तो बहुत एसेंशियल कंडीशन है किसी भी रिएक्शन को होने के लिए। बिना ट्रांजिशन स्टेट के तो रिएक्शन हो ही नहीं सकती। अब होता क्या है कि जैसे आप ऐसे समझो कि आपने रॉ मटेरियल लिया, और रॉ मटेरियल मतलब रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट का आप
प्रोडक्ट में ट्रांजिशन कराने जा रहे हो। तो अगर रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में आप ट्रांजिशन कराने जा रहे हैं तो ट्रांजिशन स्टेट तो बनेगी। तो इस बात को ध्यान रखना, बिना ट्रांजिशन स्टेट के कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। अब अगर आप देखें तो भाई मेरे यहां पर 2 स्टेप रिएक्शन है, तो एक इंटरमीडिएट ये जो बना है। अब ये जो इंटरमीडिएट्स हैं, आपने 11th में नाम सुना होगा, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, कार्बेनाइन, कार्बीन, नाइट्रीन, ऑक्सीन। तो ये सब जो हैं ये इंटरमीडिएट्स होते हैं। मतलब जब कोई रिएक्शन हो रही होती है तो उसी के दौरान ये सब बनते हैं। अब जैसे एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं, भैया अगर आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि सर ये हाइपोथेटिकल होते हैं कि रियल होते हैं, तो भैया एक बात ध्यान रखना यार, इंटरमीडिएट कभी हाइपोथेटिकल नहीं होते। अच्छा, अगर हाइपोथेटिकल है तो भाई मेरे वो किसी दूसरे चीज में बनेगा कैसे? यार अगर कोई चीज हाइपोथेटिकल है, दुनिया में है ही नहीं है, तो वो बनेगी क्या? आप देखोगे उसे कैसे? अगर वो हाइपोथेटिकल है, आप बोल रहे हो कि कार्बोकेटाइन ये है, तो आप कह भी रहे हो कि ये कार्बोकेटाइन है, वो कह रहे हो कि वो हाइपोथेटिकल है। तो भाई मेरे एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं ये रियली एग्जिस्टिंग पार्टिकल्स होते हैं, और हाँ बस ये होता है इनकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है। हाफ लाइफ का मतलब ये बहुत कम समय के लिए रिएक्शंस जब हो रही होती है तो बनते हैं। अब एक चीज और, जैसे कोई भी रिएक्शन हो उसमें एक चीज और ध्यान रखना कि जैसे हमने ये जो लिया है ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2, इसमें ट्रांजिशन। अब अगर आपसे मान लो हम इस क्वेश्चन में एक सवाल पूछें कि इस रिएक्शन में एक सवाल पूछ रहे हैं कि इस रिएक्शन में हमको बताना है मैक्सिमम और मिनिमम ट्रांजिशन स्टेट कितनी बनेंगी। तो भैया मैक्सिमम और मिनिमम ट्रांजिशन स्टेट अगर बतानी है यहां पर, तो आप जरा स्टीरियोकेमिस्ट्री का यहां पर यूज करें तो उसको हम थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। थोड़ा सा हम बता रहे हैं, आप ध्यान से देखें कि जैसे कोई भी रिएक्टेंट होगा तो उसका भी कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर का मतलब उसमें बॉन्ड्स होंगे, बॉन्ड्स से ग्रुप्स लगे होंगे, एटम्स लगे होंगे। ऐसे ही जो प्रोडक्ट होगा उसमें भी बॉन्ड्स होंगे, बॉन्ड से ग्रुप अटैच्ड होंगे। ऐसे इंटरमीडिएट भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, मतलब जब कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा, जब कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, या बोल दें किसी दूसरे स्टेप, नहीं ये ना बोलो, कि जब कोई रिएक्टेंट किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो जब वो कन्वर्ट हो रहा होगा तो उस दौरान आप इमेजिन करो, उस वक्त भी तो वहां पर मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड्स होंगे, एटम्स मौजूद होंगे, और उसको आप कंसीडर करो। और अगर उसमें सिमिट्री नहीं, तो भाई मेरे अगर सिमिट्री नहीं होगी तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो इनेंशियोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाएगा। और अगर इनेंशियोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर गया तो इनेंशियोमर्स दे आर डिफरेंट कंपाउंड। और अगर डिफरेंट हाँ एक चीज और, ये आपने पढ़ा होगा कि जो इनेंशियोमर्स होते हैं ये डिफरेंट कंपाउंड जो होते हैं, इनमें डिफरेंस केवल साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन का होता है। बाकी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, पोटेंशियल एनर्जी सब सेम होती है। तो जब ये यहां ट्रांजिशन कर रहा था तो उस ट्रांजिशन के दौरान अगर उसमें सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो भाई मेरे जरा सोच करके बताओ, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और वो दोनों इनेंशियोमेरिक फॉर्म होंगे। तो अगर ऐसा केस मिल गया
तो ये ट्रांजिशन स्टेट को आप एक नहीं दो काउंट करोगे। ऐसे ही जब यहां से यहां कन्वर्जन हो रहा था तो उस स्टेज में अगर सिमिट्री नहीं है तो वो भी एनेंशियोमेरिक फॉर्म में दिखेगा, तो उसको भी आप दो काउंट करोगे। ऐसे ही जब यहां से यहां कन्वर्ट हो रहा होगा तो वो भी एनेंशियोमेरिक फॉर्म में दिख जाएगा, तो दो काउंट करोगे। तो ऐसे देखा जाए तो ऐसे तो आपको दिख रही है कि तीन ट्रांजिशन हुआ, मतलब तीन ट्रांजिशन स्टेट बनी है, लेकिन मैक्सिमम कोई ट्रांजिशन स्टेट अगर यहां पूछेगा तो भाई मेरे आप मैक्सिमम ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे 6 बन सकती हैं, मिनिमम 3 ही बनेगी। इस बात को भी ध्यान में रखना। ऐसे यहां पर भी भाई मेरे जब ये ट्रांजिशन हो रहा था तो अगर सिमेट्री नहीं है ट्रांजिशन के दौरान तो वो भी दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाएगा। ये ट्रांजिशन हो रहा था तो ये भी दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर गया अगर सिमेट्री नहीं है। तो मैक्सिमम यहां कितनी बन सकती है ट्रांजिशन स्टेट? 4, मिनिमम 2। ऐसे ही जब वन स्टेप रिएक्शन होगी तो जब ये ट्रांजिशन कर रहा होगा तो उस ट्रांजिशन में अगर सिमेट्री नहीं है तो दो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब ट्रांजिशन हो रहा होगा उसमें सिमेट्री नहीं है और अगर एनेंशियोमेरिक फॉर्म बन रहा है तो उनका पोटेंशियल एनर्जी जो लेवल है वो सेम होगा। अभी आगे चल के हम ग्राफ बताएंगे तो ग्राफ में जो उनका हम पोटेंशियल एनर्जी लेवल बनाएंगे वो सेम बनाएंगे, मतलब उनको हम एक ही पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी तो वो एक ही पॉइंट पर दोनों पोटेंशियल पर होंगे। इस बात को भी आप ध्यान में रखना। तो ये है थोड़ा सा जनरल। हाँ, एक चीज और, जैसे ये जो इंटरमीडिएट बना है तो भाई मेरे एक चीज और ध्यान रखना, हर एक नए चेंज के लिए हर एक नया चेंज जो होगा उसका ट्रांजिशन स्टेट जरूर बनेगा। बिना ट्रांजिशन स्टेट के कोई भी रिएक्शन नहीं होती। अब तो ये इतना है जनरल रिएक्शन। अब थोड़ा सा एक चीज और, इसको थोड़ा और गहराई से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ग्राफ से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझना पड़ेगा। जैसे हम फ्री एनर्जी डायग्राम या ग्राफ बोल रहे फॉर रिएक्शंस, अब ग्राफ कैसे बनाएंगे उसके बारे में थोड़ा सा सीखते हैं। अब इसमें सबसे पहला एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लो ए कन्वर्ट हो रहा है सीधे बी में, तो भाई मेरे ए सीधे कन्वर्ट हो रहा है बी में, तो इसका मतलब ये वन स्टेप रिएक्शन है। और अगर वन स्टेप रिएक्शन है, दूसरा हम ले रहे हैं तो यहां कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। दूसरा हम ले लें टू स्टेप रिएक्शन, मतलब ए से कन्वर्ट हुआ पहले बी में और फिर कन्वर्ट हुआ है सी। ये हमारा जो है ये इंटरमीडिएट का काम कर रहा है। तो भाई मेरे इसको समझना कायदे से, ग्राफ कैसे बनाएंगे, 3 स्टेप का भी ले सकते हैं, अभी बना देंगे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। जैसे अच्छा, तो ए से, अब ये वन स्टेप अगर रिएक्शन है तो ए से बी में ट्रांजिशन होना है, तो एक ट्रांजिशन और यहां पर TS1 हो जाएगा और TS2 हो जाएगा। TS1 है ए का बी में कन्वर्जन और बी का सी में TS2 हो गया। अब जैसे कोई भी रिएक्शन जब स्टार्ट होती है तो भैया जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी पहले से होती है, कुछ ना कुछ वो खुद एनर्जी अपने साथ रखते हैं। अब जैसे जो ग्राफ बनाते हैं उसमें हम मान लो एक्स एक्सिस पर रिएक्शन या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ले लें और
वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। और भाई मेरे पोटेंशियल एनर्जी को कभी कभी केमिस्ट्री में केवल एनर्जी बोल देते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एक्स एक्सिस पे हमने प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं POR, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। इसको अगर ले ले तो एक्स एक्सिस पे हम प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे हम पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं। अब कोई भी रिएक्टेंट होता है तो भाई मेरे उसके पास कुछ ना कुछ पहले से एनर्जी होती है। अच्छा, इनिशियली एनर्जी किसके पास होगी? रिएक्टेंट, प्रोडक्ट तो है ही नहीं। तो ये मान लो इतनी एनर्जी रिएक्टेंट के पास है, तो ये है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, मतलब ये है एनर्जी लेवल रिएक्टेंट का। अब होता क्या है कि जब आप रिएक्टेंट्स को मिलाते हैं, तो भाई मेरे जब आप रिएक्टेंट्स को मिलाते हो तो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन करते हैं। अच्छा, कोलिजन जब करते हैं तो उनका एनर्जी लेवल बढ़ता है। अच्छा, एक चीज और, किसी भी चीज का ट्रांजिशन होने के लिए, जैसे एक एग्जांपल से बताएं, अगर आपको भाई IIT में क्वालिफाई करना है तो एक उसका मिनिमम कट ऑफ होता है, मतलब एक मिनिमम कट ऑफ को आपको तो छूना ही पड़ेगा, उसके बाद जो होगा वो डिसाइड होगा कि कैसे आप वहां तक पहुंचोगे। तो ऐसे ही अगर कोई भी रिएक्शन होनी होती है तो उसके लिए भी एक मिनिमम एनर्जी बैरियर की रिक्वायरमेंट होती है। उसी के बाद ये डिसाइड होगा कि रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी कि वापस आ जाएगी। अब जैसे अगर आप इतनी मान लो ये रिएक्टेंट की एनर्जी थी, अब हमने रिएक्टेंट्स को मिलाया, जब रिएक्टेंट्स को मिलाया तो भैया मॉलिक्यूल कोलिजन की, कोलिजन करने से मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ गई। और जब एनर्जी बढ़ जाती है तो कोलिजन से अब देखो, अगर देखा जाए तो जब मिलाते हैं तो तमाम कोलिजन होंगे वहां पर। तो जब बहुत सारे कोलिजन्स होते हैं तो हर एक कोलिजन प्रोडक्टिव हो ये जरूरी नहीं है। अगर कोलिजन का प्रॉपर ओरिएंटेशन है और प्रॉपर एनर्जी के साथ कोलिजन हुआ है, तभी वो कोलिजन प्रोडक्टिव होते हैं। और ये सब आप काइनेटिक्स में पढ़ेंगे डिटेल में पूरा। तो कोलिजन किए तो रिएक्टेंट्स को जब मिला दिया गया तो कोलिजन करने से उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, लेकिन इतना सफिशिएंट कोलिजन होना चाहिए कि जिससे उनकी एनर्जी एक मिनिमम कट ऑफ तक छू ले, मतलब मिनिमम एनर्जी तक वो पहुंच जाए जिससे रिएक्शन प्रोग्रेस में जाए। तो कोलिजन जब हुआ तो मान लो ये एनर्जी बढ़ गई, और हम ये मान ले रहे हैं कि इतना मिनिमम कट ऑफ पार करना पड़ता है रिएक्शन को होने के लिए। तो यहां पहुंच गए। अब जब यहां पहुंच गए तो ये हाईली अनस्टेबल स्टेज होती है। यहां से अगर कोई ट्रेजेडी हो गई, जैसे आप बहुत प्रिपरेशन किए, खूब मेहनत किए साल भर, यहां तक पहुंच गए, तो हो सकता है कोई ट्रेजेडी हो गई तो भाई मेरे क्वालिफाई नहीं कर पाए तो वापस आ गए। तो ऐसे ही यहां भी होता है कि यहां तक पहुंच जाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आप प्रोडक्ट तक पहुंच ही जाएं। तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। कोई मेहनत कर करके कट ऑफ क्लियर भी कर लिया, तो कट ऑफ तक पहुंच जाने के बाद प्रोडक्ट यहां से बनने के चांस होते हैं। तो यहां तक आ जाने के बाद अब फिर प्रोडक्ट ये बनना स्टार्ट होता है। अब एक चीज जरा सोच करके बताओ कि ये जो पॉइंट दिख रहा है, मैक्सिमा पॉइंट ये जो दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, और या इसी का नाम देते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो जैसे ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो
रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में ट्रांजिशन कराया, तो जब रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में ट्रांजिशन कराया तो इस ट्रांजिशन के लिए मिनिमम कट ऑफ की जरूरत पड़ती, तो ऐसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक यहां से यहां तक आने के लिए मिनिमम कट ऑफ, मिनिमम एनर्जी की जरूरत पड़ती, इसी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और ये हमारा प्रोडक्ट। ऐसे ही अगर 2 स्टेप है तो भाई मेरा अगर 2 स्टेप है तो ये मान लो रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल इतनी। अब पहला ट्रांजिशन होगा, इसके लिए भी कुछ एक्टिवेशन एनर्जी जरूरत पड़ेगी, तो मान लो पहले एक्टिवेशन के लिए इतनी एनर्जी जरूरत पड़ेगी। अब इतनी एनर्जी हो जाने के बाद ये आपका बी बन जाएगा, तो ये बी आपका मान लो इंटरमीडिएट बन गया। अब एक चीज और ध्यान रखना, ये जो इंटरमीडिएट्स होते हैं ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से भाई मेरे अनस्टेबल होते हैं, और अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से अगर अनस्टेबल है तो एक चीज इतना ध्यान रखना कि कोई भी चीज जितना ज्यादा अनस्टेबल होती है उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो उतना ही ज्यादा होता है, और जो जितना ज्यादा स्टेबल होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही लो होती है। तो ये इंटरमीडिएट जो है ये भाई मेरे अनस्टेबल होगा, और अगर अनस्टेबल होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों से ऊपर होगी, तो ये हमारा इंटरमीडिएट बन गया बी। अब बी को सी में कन्वर्ट होना है, तो बी को सी में कन्वर्ट होने के लिए भी एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो अब बी से सी के लिए अब मिनिमम एनर्जी जो है, अब दिमाग में यह आ रहा होगा कि ये जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है बी को सी तक आने के लिए, मतलब प्रोडक्ट तक आने के लिए, ये इस हाइट से ऊपर लें कि नीचे लें। तो भाई मेरे इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आपको नीचे ही दिखा मिलेगा, मतलब ये जो सेकेंड स्टेप का होगा इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन नीचे ही मिलेगा। हाँ, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें ऊपर भी हो सकता है। एक चीज और, अब बात आएगी कि कब ऊपर लें कब नीचे लें, तो भाई मेरे ये सब रिएक्शंस टू रिएक्शंस डिपेंड करेगा। अभी हम मान ले रहे हैं कि जो सेकेंड स्टेप का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो पहले वाले से थोड़ा कम है, तो ये है एक्टिवेशन एनर्जी सेकेंड का, और फिर उसके बाद ये प्रोडक्ट बन गए, तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट सी। अच्छा, तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये है पहला ट्रांजिशन और ये है भाई मेरा दूसरा ट्रांजिशन, तो इसको हम बोल देते हैं TS1 और इसको बोल देते हैं TS2। अब एक चीज और, अगर आपके दिमाग में यह आ रहा हो कि ये जो TS1 और ये जो TS2 हैं ग्राफ में अगर कभी पहचानना हो तो एक बात ये ध्यान रखो, कोई भी एनर्जी लेवल डायग्राम होगा रिएक्शन का तो उसमें स्टार्टिंग में कौन होगा, रिएक्टेंट, स्टार्टिंग में रिएक्टेंट होगा, लास्ट में प्रोडक्ट होगा, और उस ग्राफ में जितने भी मैक्सिमा होंगे वो ट्रांजिशन स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, और जितने भी मिनिमा होते हैं ये भाई मेरे इंटरमीडिएट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक चीज और, जैसे मान लो 3 स्टेप की रिएक्शन है, और अगर 3 स्टेप की रिएक्शन है तो आप चाहो तो बना सकते हैं, ये इधर ले लिया जाए पोटेंशियल एनर्जी और इधर ले लिया जाए प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो अगर रिएक्टेंट आप मान ले ये है तो ये मान लो एनर्जी लेवल था पहले का, तो पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया। तो यहां पर कितनी ट्रांजिशन स्टेप बन गई, TS1, TS2, TS3। ये इंटरमीडिएट हमारा 1 हो गया और ये हमारा इंटरमीडिएट 2 हो गया। अब ऐसे ही ग्राफ आप बना सकते हैं। हाँ, एक चीज और, अगर कभी भी ये जो एनर्जी लेवल है सेकेंड स्टेप का या थर्ड स्टेप का ऊपर लेना है कि नीचे लेना है, हमेशा ध्यान रखना वो रिएक्शन टू रिएक्शन डिपेंड करेगा।
तो ये है एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने का तरीका। हाँ, एक चीज और, ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है यहीं पर आपको देखना होगा एलिमेंट ऑफ सिमिट्री। अगर यहां पर सिमिट्री नहीं है तो ये इनेंशियोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाएगा, लेकिन इसका पोटेंशियल एनर्जी वही रहेगा इनेंशियोमर्स का। और एक चीज, अगर हम जितनी भी रिएक्शंस हैं उनको अगर क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, तो रिएक्शंस आर टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्री एनर्जी। तो भैया जो रिएक्शन होती है वो दो प्रकार की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, जिसमें एक हम लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पढ़ा होगा आपने, इसका डेल्टा एच नेगेटिव होता है। और दूसरी होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसका डेल्टा एच भाई मेरे पॉजिटिव होता है। अब एक्सोथर्मिक में आपने पढ़ा होगा एनर्जी रिलीज होती है और एंडोथर्मिक में ओवरऑल एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो इसको थोड़ा ग्राफ से अगर हम एक्सप्लेन करें तो जैसे इधर हम ले लें पोटेंशियल एनर्जी और इधर ले लें प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और इसके लिए हम एक्स एक्सिस पे हमेशा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लेना, वाई एक्सिस पे हमेशा पोटेंशियल एनर्जी लिया जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी को एनर्जी भी लिख सकता है। अब जैसे एक एग्जांपल हम लें कि ये हमारा रिएक्टेंट था और ये हमारा प्रोडक्ट। तो अगर आप ध्यान दें इस रिएक्शन के दौरान कितना एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, कितना रिलीज हुआ, उसके बारे में अगर आप देखो तो अगर एनर्जी भाई मेरे बढ़ रही है इसका मतलब उसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा, अगर एनर्जी घट रही है इसका मतलब उसने एनर्जी रिलीज किया होगा। तो अगर आप देखें रिएक्टेंट को यहां से यहां तक आने में एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा इसने, तो एब्जॉर्ब एनर्जी है इतनी, और जब एब्जॉर्ब हो जाने के बाद जब यहां आ रहा है तो ये एनर्जी रिलीज कर रहा है। और अगर ये एनर्जी रिलीज कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि रिलीज्ड एनर्जी ज्यादा है, एब्जॉर्ब एनर्जी कम है, तो ये ओवरऑल एनर्जी भाई मेरे बताओ क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो अगर ओवरऑल एनर्जी रिलीज करेगा तो इसलिए एक्सोथर्मिक हो जाएगा। तो अगर आपको कभी पहचानना हो कि कब एक्सोथर्मिक होगा कब एंडोथर्मिक होगा, तो आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल देख लिया करो। अगर आप रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा लोगे प्रोडक्ट से, तो ये एक्सोथर्मिक बन जाएगा। ऐसे ही अगर आप भैया ये रिएक्टेंट है हमारा और मान लो ये प्रोडक्ट में कन्वर्जन हुआ, तो जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, अब इस वक्त अगर आप ध्यान दें तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है रिएक्टेंट की कम है। अच्छा, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है रिएक्टेंट की कम है, यानी प्रोडक्ट अनस्टेबल है, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है। तो इस वक्त अगर देखोगे तो भैया एनर्जी एब्जॉर्ब इतनी है और रिलीज इतनी है। तो रिलीज एनर्जी कम है, एब्जॉर्ब ज्यादा है, तो ओवरऑल एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो हम बोलेंगे ये एंडोथर्मिक होगा। और एंडोथर्मिक कब होगा, जब रिएक्टेंट की एनर्जी कम हो। तो रिएक्टेंट की एनर्जी अगर प्रोडक्ट से कम है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कैटेगरी में जाएगा। अब एक चीज और, एक थे हैमंड्स। हैमंड्स पोस्टुलेट। तो अब दिमाग में यह आ रहा होगा आप लोगों की कि सर ये हैमंड पोस्टुलेट क्या है। तो हैमंड पोस्टुलेट जो है, हैमंड्स ने
भाई मेरे, कोई भी जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उस ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बताया कि उस ट्रांजिशन स्टेट में कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी, क्या वो प्रॉपर्टीज शो करेगा या किसके कैरेक्टर उसमें दिखेंगे, इन सब चीजें के बारे में वहां पर हेमंड्स ने बताया। तो अगर कभी भी आपको कोई भी ट्रांजिशन स्टेट हो उसके बारे में अगर आपको जानना है कि उसमें क्या है तो आप हेमंड्स को याद करना। अब हेमंड्स ने क्या बताया उसको बताने से पहले एक चीज और एग्जांपल ले रहे हैं, उससे समझने की कोशिश करो कि जैसे दो स्टूडेंट्स हैं और अगर दो स्टूडेंट्स भाई मेरे खूब मेहनत करते हैं साल भर और अच्छी परफॉर्मेंस भी करते हैं और पूरे साल अगर देखा जाए तो हमने ये देखा कि जो उनकी परफॉर्मेंस है वो नियरली क्लोज है, मतलब उनकी जो पोटेंशियल है मेहनत करने की या आउटपुट की वो लगभग सेम आ रही है। तो अगर देखा जाए तो वो दोनों पोटेंशियली वेरी क्लोज्ड है। अब मान लो आईआईटी का रिजल्ट आए, एक स्टूडेंट की आपको रैंक पता चल गई 200 है, तो भैया एक बात बताओ, अगर एक की रैंक 200 है लेकिन दूसरे की रैंक आपको नहीं पता है तो लेकिन एक की पता है, तो आप इतना अंदाजा तो लगा ही सकते हैं क्योंकि वो पोटेंशियली वेरी क्लोज थे, तो जिसकी रैंक आपको नहीं पता है उसकी भी रैंक लगभग 200 के आसपास ही होगी। मतलब जिसके बारे में आपको पता नहीं था उसके बारे में भी आपने पता लगा लिया, जो उसके पोटेंशियली वेरी क्लोज था उसकी प्रॉपर्टीज को समझ के। तो ऐसे ही यहां पर भी हेमंड्स ने बताया कि कोई भी ट्रांजिशन स्टेट हो, जैसे ये टीएस, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इस ट्रांजिशन स्टेट में उस मॉलिक्यूल या उस पार्टिकल के प्रॉपर्टीज ज्यादा दिखेंगे जो इस ट्रांजिशन स्टेट के पोटेंशियली क्लोज्ड होगा। तो भैया जो ट्रांजिशन स्टेट के जो क्लोज होता है पोटेंशियली, उसी के कैरेक्टर या उसी की प्रॉपर्टीज यहां पर रिफ्लेक्ट होती हैं। तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन की अगर आप बात करो तो ट्रांजिशन स्टेट भैया रिएक्टेंट के ज्यादा क्लोज है। अगर रिएक्टेंट के ज्यादा क्लोज है तो हम बोलेंगे इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट रिफ्लेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टेंट, मतलब इस ट्रांजिशन स्टेट में इस रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज दिखेंगी। ऐसे ही अगर आप एंडोथर्मिक रिएक्शन ले लें तो अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर लोगे तो भाई मेरे जरा सोच करके बताओ, इसमें प्रोडक्ट जो है वो पोटेंशियली ज्यादा क्लोज है रिएक्टेंट के कि रिएक्टेंट। तो अगर आप देखोगे तो रिएक्टेंट ज्यादा क्लोज है इसके, प्रोडक्ट क्लोज नहीं प्रोडक्ट ज्यादा क्लोज है इसके। तो इसका मतलब इस ट्रांजिशन स्टेट में अब इस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज दिखेंगी, मतलब ये ट्रांजिशन स्टेट अब इस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब इसमें जो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज दिखेंगी वही यहां पर दिखेंगी। कहने का मतलब अगर कोई भी रिएक्शन हो उसमें ग्राफ दिया हो, अब जैसे मान लो एक एग्जांपल, कई मल्टी स्टेप का अगर मान लो होता, ऐसा भी सवाल आ जाए पोटेंशियल एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, मान लो ऐसा ग्राफ दे दिया गया, ये मान लो दिया गया, ये है प्रोडक्ट हमारा और ये आपका रिएक्टेंट, ये है आपका TS1, इसको थोड़ा और नीचे बना दो, उससे कोई दिक्कत नहीं, बस ऐसे समझाने के लिए बनाया है।
ये TS2 हो गई, ये TS1, ये TS3 ये इंटरमीडिएट है 1 और ये इंटरमीडिएट आप 2 अब कोई पूछे कि इस ट्रांजिशन स्टेट 2 में किसकी प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्ट हो रही होंगी, तो भैया बताओ इंटरमीडिएट 1 ज्यादा क्लोज है कि इंटरमीडिएट 2? तो इंटरमीडिएट 1 अगर ज्यादा क्लोज है तो इसकी प्रॉपर्टीज इसमें ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही होंगी। मतलब अगर मान लो ये थोड़ी देर के लिए कार्बोकेटायन है तो इस ट्रांजिशन स्टेट में भी कार्बोकेटायन की प्रॉपर्टीज दिखेंगी। ऐसे ही अगर आप एक एग्जांपल और लें, थोड़ा सा रिएक्शंस के रेट के बारे में भी ध्यान रखना, इसका भी यूज करेंगे हम। जैसे मान लो कोई रिएक्शन दे रखा है, उसका ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अब यहां पर अगर एक ग्राफ ऐसे बना हुआ है, यह है आपका प्रोडक्ट और यह है ट्रांजिशन स्टेट। थोड़ा समझने की कोशिश करना बहुत ध्यान से। अगर आप ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल कर रहे हो, अच्छा ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल करने का मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ाओगे कि घटाओगे? अरे भाई मेरे, अगर स्टेबल करना है तो पोटेंशियल एनर्जी घटाना पड़ेगा। अच्छा तो ये ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल आप करना चाह रहे हो, तो अगर ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल करना चाह रहे हो मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटाना चाह रहे हो। अब बात यह है कि ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल कैसे होगी? तो ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल अगर करना है तो आप पहले ये देखो इस ट्रांजिशन स्टेट में किस पार्टिकल की प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो अगर देखोगे तो प्रोडक्ट की रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अगर प्रोडक्ट जितना ज्यादा स्टेबल होगा, बोलेंगे ये ट्रांजिशन स्टेट उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। और अगर ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी यानी कि उसका जो ग्राफ दिखेगा, पीक दिखेगी, वो थोड़ा नीचे आएगा। तो अगर आप एक एग्जांपल लें, जैसे मान लो कोई रिएक्शन हुई, उसमें एल्कीन हमारा प्रोडक्ट है, तो ध्यान से समझना। कोई रिएक्शन है जिसमें एल्कीन हमारा प्रोडक्ट बनता है। अब मान लो ये पहला रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना एल्कीन, ये कोई दूसरा रिएक्टेंट है उससे भी प्रोडक्ट बना एल्कीन। ध्यान से समझना, ये पहला रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना एल्कीन, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना एल्कीन। अब हम ये बोल रहे हैं कि ये जो पहली वाली रिएक्शन में एल्कीन बनी है वो ज्यादा स्टेबल है दूसरी वाली से। तो अगर ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट बनी होगी वो भी ज्यादा स्टेबल होगी। अगर वो ज्यादा स्टेबल होगी यानी कि उसका जो पीक होगा यानी हाइट होगा वो थोड़ा नीचे होगा जब ग्राफ आप बनाओगे। और अगर ये एल्कीन अनस्टेबल है तो ट्रांजिशन स्टेट भी क्या होगी? अनस्टेबल। और अगर ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल है तो उसकी जो पीक है वो थोड़ा ऊपर लोगे। तो अगर देखा जाए एल्कीन अगर स्टेबल बन रही है तो हाइट भी कम लोगे। एल्कीन अगर अनस्टेबल बनेगी तो ट्रांजिशन स्टेट भी अनस्टेबल हो जाएगी, तो हाइट कहां लोगे? ऊपर। तो कौन सी रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी? जिसकी पीक की हाइट नीचे हो। तो आप इससे कभी रेट भी कंपेयर कर सकते हो। जैसे मान लो कि दे दिया जाए, अगर एक ग्राफ ये दिया गया और इसी में अगर आप ऐसे मान लो तो ये ट्रांजिशन स्टेट को आपने स्टेबल किया है, और ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल करोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी भी देखो कम चाहिए होगी, तो रेट फास्ट हो जाएगा रिएक्शन का। तो अगर कभी रेट कंपेयर करना हो कब कहां फास्ट होगा कहां स्लो होगा, तो जिस स्टेप की हाइट पीक की सबसे ऊंची होती है वो रिएक्शन सबसे स्लो होती है। जिस स्टेप के पीक की हाइट ऊंची कर दोगे तो वो रिएक्शन सबसे स्लो होगी। अब जैसे अगर देखा जाए ए से I1 में बदला,
फिर ये इसमें गया, फिर ये इसमें गया, तो सबसे ज्यादा हाइट देखा जाए तो इसकी, तो इसका मतलब जब ए से I1 बना होगा तो ये सबसे स्लो होगा। तो स्लो स्टेप भी यहां पर निकाल सकते हैं आप। तो स्लो स्टेप अगर देखा जाए तो सबसे कौन होगा यहां पर, ए से I1 में कन्वर्जन। तो ये तो भाई मेरे हो गया इतना ग्राफ से रिलेटेड और थोड़ा सा एक्टिवेशन एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। अगले लेक्चर में हम लोग और भी कुछ चीजें सीखेंगे इन्हीं ग्राफ से रिलेटेड। आज के लिए इतना ही।